नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को मार गिराया। कुलदीप फज्जा 25 मार्च को जीटीबी अस्पताल से भागा था। 5 बदमाशों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया था। फज्जा को भगाने में मदद की थी। 70 से ज्यादा मामले फज्जा पर दर्ज हैं। आज पुलिस को जानकारी मिली कि फज्जा अपने किसी दोस्त के यहां रुका हुआ है और उसी आधार पर पुलिस ने वहां पर फज्जा को ढेर कर दिया। 25 मार्च को जीटीबी अस्पताल में उसका मेडिकल करवाने के लिए पुलिस लेकर आई थी, लेकिन स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार लोगों जो उसके साथी थे उन्होंने पुलिस की आंखों में मिर्ची डाली और उसे वहां से भगा ले गए। सीधा चलेंगे, सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, कहां से जानकारी और खबर मिली थी पुलिस को और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे रोहिणी में? देखिए नवजोत, सबसे बता दूं कि स्पेशल सेल की एक बड़ी कामयाबी है जो कि कुलदीप फज्जा, जो कि पिछले कई सारे मामलों को लेकर के वांटेड था और 2 दिन पहले जो जीटीबी के अंदर मेडिकल कराने के लिए कुलदीप फज्जा को लेकर गए थे, उस दौरान वो पुलिस के उसकी जो साथी थे पुलिस को चकमा दे करके उसको फरार करके ले गए थे और तब से लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम जो अधिकारी थे वो लगातार इसकी तलाश कर रहे थे। रोहिणी सेक्टर 14 का यही तुलसी अपार्टमेंट है जहां पर कुलदीप फज्जा जो है वो अपने साथी के साथ छिपा हुआ था। पुलिस को ये जानकारी मिली और यही मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यही वो रोहिणी का सेक्टर 14 का D9 फ्लैट है जिसमें कुलदीप फज्जा जो है वो छुपा हुआ था और अपने साथी के साथ था। जब पुलिस रात को तकरीबन 2 बजे यहाँ पर पहुंची तो उसने कुलदीप फज्जा को कहा कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसने पुलिस पर ही जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी क्रॉस फायर करा जिसमें कुलदीप फज्जा जो है वो ढेर हो गया। उसके साथ एक साथी और मौजूद था जिसका नाम भूपेंद्र है। साथ ही पास ही में एक साथी और था जिसका नाम भूपेंद्र है, वो उसकी मदद कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल की तरफ से है क्योंकि जिस तरीके से जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर सरेआम दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स की आंख में मिर्ची झोंक करके ये पूरी गैंग जो है उसको भगा करके ले गई थी, उसके बाद से ही लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो दबिश कर रही थी। कल देर रात के वक्त यहाँ पर एनकाउंटर हुआ। जवाबी कार्रवाई में स्पेशल सेल ने भी गोलियां चलाई जिसमें कुलदीप फज्जा जो है वो ढेर हो गया। बाकी जो 2 साथी हैं, एक भूपेंद्र है और इसके साथ संयोगेंद्र है, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, नजर बना रखिए। शुक्रिया सुशांत इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे से सुशांत पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन एक तरफ चल रहा है। दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच पंजाब में लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध भी हो रहा है। मलोट शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे बीजेपी के विधायक अरुण नारंग को गुस्साए किसानों के हमले किसानों ने उनको पीटा और फिर उसके बाद उनके कपड़े भी फाड़ दिए और मुंह पर कालिक पोती। पुलिस ने हालांकि किसी तरीके से उनको भीड़ से निकाला भी। बीजेपी विधायक के साथ जो कुछ भी हुआ यकीनन बेहद शर्मनाक है, लेकिन उस पर अब सियासी दंगल शुरू हो गया है। पर हंगामा मचा है, जिसके कपड़े फाड़े गए, जिन पर कालिक पोत दी गई, जिनके साथ हाथापाई की गई, वो अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नारंग। विधायक के साथ समर्थकों की भी धुनाई की गई और जो ये सब कर रहे हैं वो खुद को आंदोलनकारी किसान कहते हैं। विधायक अरुण नारंग के साथ आंदोलनकारी किसानों ने जमकर बदसलूकी की, एमएलए को पीटा, कपड़े फाड़े। किसी तरह विधायक और समर्थकों को एक दुकान में बंद किया गया। मौके पर भारी पुलिस मौजूद थी, नहीं तो विरोध के नाम पर क्या होता कहना मुश्किल। बेकाबू हालात का अंदाजा लगाइए। पुलिस को विधायक को बचाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नेताओं को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला तब भड़का जब बीजेपी नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि किसानों को जब उनके पहुंचने की भनक लगी तो वो एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। इस घटना के विच जो देखने को मिला वो बहुत ही दुखदाई है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमला करने वाले कौन से, ये तो जांच ही जी है उस पता लग सकता कि कौन से। पर मैं समझता कि यहो जी हिंसा जी है ये किसी भी संघर्ष नूं, किसी भी अंदोलन नूं हमेशा कमजोर करती है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो गए हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया था। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों को छोड़कर इस बंद का बहुत असर नहीं देखा गया।
किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप है कि सरकार किसानों के सब्र का टेस्ट ले रही है। पर सवाल उठता है कि कृषि कानूनों पर विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध के नाम पर गुंडागर्दी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से पिटाई की गई है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर भी भारतीय जनता पार्टी अब निशाना साध रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कोरोना के कहर के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अब तमाम नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में जहां पर आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं दिल्ली में भी शादी समारोह के लिए गेस्ट की संख्या तय कर दी गई है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन साफ मना कर दिया है। भले ही देश में वैक्सीनेशन ड्राइव तेज रफ्तार से चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। महाराष्ट्र में तो हालात और बदतर हो गए हैं, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। देश में जितने कोरोना के संक्रमित मामले 24 घंटे में आए, उसमें से करीब 60% केस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,726 लोग कोरोना से बीमार हो गए, जबकि 166 लोगों की जान चली गई। देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेयर दीज एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड, दे आर इन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ केसेस: पुणे, नागपुर, मुंबई, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं। महाराष्ट्र के इन्हीं हालात को देखते हुए उद्धव सरकार ने कई फैसले लिए। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन लागू है, जिसे बढ़ाकर अब 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों की लापरवाही ने कोरोना वायरस के लिए आग में घी का काम किया है। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि बीएमसी ने पिछले साल मार्च से लेकर अब तक मास्क नहीं पहनने की वजह से करीब 47 करोड़ रुपए फाइन के तौर पर जमा किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब मास्क नहीं पहनने वालों को 200 रुपए की जगह 500 रुपए फाइन देने होंगे। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को 1000 तक का जुर्माना देना होगा। नुसतं राज्य सरकार काय करतं, महानगरपालिका काय करतं असं बघण्यापेक्षा मी स्वतः काय करते, मी किती जबाबदारी घेते माझी, आणि माझी जबाबदारी ही जी संकल्पना आहे की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, या दायरेत राहिलो तर आपण धारावी सुद्धा कमी केली। धारावीकरांनी पण दाखवून दिली की आम्ही हे करू शकतो। त्यामुळे जर धारावीकर करू शकतात तर सगळे करू शकतात। हालांकि सरकारी लापरवाही भी कम नहीं। नागपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज बेहाल हैं। यहां 24 घंटे में 54 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3600 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हो गए हैं। जबकि नांदेड़ में संक्रमण से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शमशान घाट पर लाइन लग गई है। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना ने बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1500 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1558 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में खुली जगह में होने वाले शादी समारोह में 200 से ज्यादा गेस्ट की इजाजत नहीं है, जबकि बंद जगह में होने वाले शादी समारोह के लिए अधिकतम संख्या 100 की गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं, लेकिन लॉकडाउन के मूड में राज्य सरकार नहीं है। लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भी अगर
14 दिन का इसका साइकिल है। इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीज़ों को एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहाँ पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो फिर से कोरोना के पीक पर जाने के आसार बन जाएंगे। इसीलिए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क लगाने, 2 गज की दूरी समेत सरकार की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, नागपुर से योगेश पांडे, नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले, दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का बांग्लादेश दौरा कल खत्म हो गया और इस दौरान नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने बांग्लादेश के साथ कई अहम समझौते किए। जिस मिट्टी में बांग्लादेश के नायक शेख मुजीबुर रहमान दफन है, उस मिट्टी पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देकर 2 मुल्कों के रिश्तों को मजबूती देने की एक कोशिश की है। बांग्लादेश भारत के लिए कूटनीतिक नजरिए से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में ये भाव हर कदम पर दोनों तरफ से दिखा। दोनों प्रधानमंत्री जब बातचीत की मेज पर पहुंचे तो गर्मजोशी साफ महसूस की गई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी को तोहफे में सोने का सिक्का दिया। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर जारी किया गया चांदी का सिक्का भी पीएम मोदी को गिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को सौंपी। यही नहीं, कोरोना की इस लड़ाई में पीएम मोदी ने 109 एम्बुलेंस की चाबी भी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को दी। ভারতের সরকার সব সময় সুখে দুঃখে বাংলাদেশের পাশে আছে এবং এবারেও আমাদেরকে 109টা অ্যাম্বুলেন্স উপহার দিচ্ছে। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার সরকার এবং ভারতের জনগণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। भारत और बांग्लादेश कई अहम समझौतों तक भी पहुंचे हैं। तय किया गया है कि भारत बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में अपना योगदान बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच संपर्क का विस्तार और नए साधनों को जोड़ा जाएगा। ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर अब पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी। इसके अलावा सीमा पर 3 और बॉर्डर हाट खोले जाएंगे। सरकार का मकसद है कि दोनों देशों की सीमा पर बसी हुई आबादी में व्यापार बढ़े, सामाजिक एकरूपता दिखे। भारत और बांग्लादेश का इतिहास एक है, भाषा एक है, पानी एक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 1 दशक में चीन की बांग्लादेश में दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। जाहिर है भारत बांग्लादेश में चीन की दखल बढ़ने देने को तैयार नहीं। ऐसे में दोनों देश तनाव के तमाम मुद्दों को सुलझाने पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा से साफ नजर आता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हैं और जो इन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। ढाका में गीता मोहन, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।